आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल द बिहार एग्जाम एज में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन फिजियोग्राफी यानी कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें हम लोग आज करेंगे। यानी कि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि संपूर्ण भारत जो है यह मुख्य रूप से 6 अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसको कि हम लोग भू आकृतिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, इस पर यह अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका आज हम लोग अवलोकन करेंगे। तो आइए इंडियन फिजियोग्राफी से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है ट्रांस हिमालय श्रृंखला एवं उनके महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण करती है। तो यह कथन सही है। दूसरा कह रहा है यह भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से पहले ही निर्मित हो चुकी थी, यानी कि इनका निर्माण जो है वह हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। क्लियर है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत के बीच से होकर के बहती यानी उसके मध्य से बहती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और लद्दाख की राजधानी जो लेह नगर है यह सिंधु नदी के दाईं तट पर अवस्थित है, तो यह भी सही है। तो अब यहां पर कह रहा है, तो इसका मतलब है कि कौन सा सही है, तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट जो है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तरी मैदान के बांगर एवं खादर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है बांगर पुराने जलोढ़ से बना है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। तो देखो, बाढ़ का जो मैदान होता है यह खादर के भाग होते हैं, यानी जितने भी फ्लड प्लेन्स होते हैं, तो बाढ़ के जो मैदान होते हैं यानी बाढ़ के जो मैदान हैं यह मुख्य रूप से क्या होता है, तो यह खादर के क्षेत्र होते हैं, यानी खादर का ये भाग होता है। तो बांगर पुराने जरूर से बना है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता, तो स्वाभाविक है कि यह ऊंचा होगा, यह स्टेटमेंट सही है। खादर बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट सही है। खादर मिट्टी जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर की तुलना में यह अधिक उपजाऊ है क्योंकि इसमें गाद का निरंतर नवीनीकरण नहीं होता है। नहीं, नवीनीकरण होता है, नवीनीकरण इसका होता है। हर वर्ष जब नदी आती है तो हर वर्ष नदी जो है यह अपने मार्ग में ढेर सारे नए गादों को बिछाती है। तो ये जो नए गाद का जो भाग होता है यही हमारा खादर एरिया कहता है। तो नवीनीकरण होता है, तो नवीनीकरण नहीं होता है लिख दिया, तो इसका मतलब आधा स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन आधा स्टेटमेंट इसका गलत है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बांगर क्षेत्र की मिट्टी को पश्चिम बंगाल में बरिंद के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। खादर क्षेत्र को पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 और 4 सही है। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा यह वाला उत्तर सही होगा कि 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। 2 का जो है वो आधा सही है लेकिन आधा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे आते हैं और अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है यह त्रिभुजाकार भूभाग है जो भारत के सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर और प्राचीन खंड है। यह स्टेटमेंट एकदम ही सही है क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं पठारी रीजन्स का, तो यह पठारी रीजन जो है वो यही वाला भाग है और यही भाग जब यूरेशिया के प्लेट से जब टकराया तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद मैदानी भाग का निर्माण हुआ। क्लियर है, तो इसका मतलब है यह जो हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखते हैं यानी यह प्रायद्वीपीय जो भाग है, यह प्रायद्वीपीय
पठार है यह सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। और आपने कभी सुना होगा कि जैसे हम लोग कहते हैं आर्कियन रॉक्स, या फिर हम लोग जैसे बोलते हैं धारवाड़ रॉक्स, कुडप्पा रॉक्स, विंध्य रॉक्स, तो इन सभी रॉक्स का सिस्टम इसी जगह पर मिलता है। तो ये सबसे प्राचीन भाग माना जाता है और स्थिर भूखंड है, क्योंकि जहां पर हिमालय है इस समय, तो याद रखना है कि हिमालय का निर्माण चूंकि प्लेटों के टकराने की वजह से हुआ है, तो स्वाभाविक है कि हिमालय की एरिया भारत में सबसे अधिक सिस्मिक एक्टिविटीज का मतलब यहां पर यह हुआ कि इस भाग में अक्सर भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि यह भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर माना जाता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। पठार का समान ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। तो यहां पर देखो पश्चिम से पूरब की ओर है। अब यहां पर याद रखो कि जैसे यदि हम लोग कभी देखते हैं रिवर के बारे में, तो गोदावरी नदी जो है अगर इसको देखा जाए तो गोदावरी नदी इधर से निकलती है और इधर की तरफ चली जाती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग कृष्णा नदी को देखते हैं तो यह भी पश्चिमी घाट के क्षेत्र से निकलती है और ये भी इधर की तरफ चली जाती है। यदि हम देखते हैं कावेरी नदी का तो ये भी इधर से निकलती इधर की तरफ चली जाती है। तो मतलब यहाँ पर यह हुआ कि गोदावरी नदी को देख रहे हैं, महाबलेश्वर से निकलने वाली जो कृष्णा नदी है वो भी पश्चिम पूरब की तरफ जा रही है। यदि हम लोग कावेरी को देखते हैं तो यह भी पश्चिमी घाट के क्षेत्र से निकलती और पूरब की तरफ चली जाती है। महानदी को भी देखें तो भी यह पूरब की ओर चली जाती है। बंगाल के खाड़ी में ये सभी ड्रेन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी इसका ड्रेन होने की जो प्रवृत्ति है, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि पठार का सामान्य ढाल जो है यह पश्चिम से पूरब की ओर है। तो यह स्टेटमेंट सही है। इस क्षेत्र में भरंज घाटी की अनुपस्थिति है। ठीक है। भरंज घाटी यहां पर भरे हुए हैं। कारण है जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि भारत में आपने नाम सुना होगा एक बहुत ही प्रसिद्ध रिवर है, यानी कि दक्षिण भारत की अगर आप कहें और संपूर्ण भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है, नाम सुना होगा नर्मदा का। तो नर्मदा जो है वह विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य से होकर के बहती है। इसी प्रकार से यदि हम लोग देखते हैं तो तापी नदी है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो नर्मदा नदी, इधर यदि हम देखते हैं तो तापी नदी। और तापी नदी जो है यह किसके किसके बीच में होकर के बह रहा है? तो जो हमारी नर्मदा है यह विंध्य और यहाँ पर हम देखते हैं कि सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य से बहती है, और तापी जो है यह भी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच से, तो यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। यदि हम लोग देखें तो रांची के पठारी भाग की एक प्रमुख नदी है जिससे हम लोग दामोदर के नाम से जानते हैं, और दामोदर भी हजारीबाग और रांची के पठार के मध्य से भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि इस क्षेत्र में भ्रंश घाटी की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उपस्थिति है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत हो जाता है। यह मुख्य रूप से आग्नेय और अवसादी चट्टान से बना है। आग्नेय तो ठीक है, लेकिन अवसादी चट्टान की यदि हम लोग बात करें, हालांकि देखो क्या है कि आर्कियन रॉक्स के बाद, यानी आर्कियन रॉक्स के विखंडन के बाद ही धारवाड़, कुडप्पा, इन सभी रॉकों का निर्माण हुआ है। तो मूल रूप से वह एक अवसाद है, लेकिन वो प्राचीन अवसादी चट्टान है। ठीक है। यहां पर क्या है कि यह अवसादी चट्टान को नहीं लिखा है तो प्राचीन की नहीं, तो इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट वेग है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अगर यहां पर यह लिखते कि यह आग्नेय चट्टान से बना हुआ है तो यह सही माना जाता। इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो स्टेटमेंट 1 और 2 ही इसमें सही लग रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा कि हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वह सही है। ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का यदि हम देखें तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट, ठीक है,
यानी यदि हम लोग दक्षिण भारत में देखते हैं तो दक्षिण भारत का ये वाला भाग जो है ये पश्चिमी घाट है और ये वाला भाग जो है यह पूर्वी घाट माना जाता है। तो यहाँ पर आपसे पश्चिमी घाट के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है ये वास्तव में सतत श्रृंखला नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भ्रंश कगार यानी कि फॉल्ट स्कार है। ठीक है, तो ये सतत श्रृंखला के जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यह मूल रूप से इसी का ही भाग माना जाता है, ये पठार का ही यह एक भाग है। यह स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर एक जैसा है, नहीं, ये एक जैसा नहीं है। दक्षिण में इसकी ऊंचाई ज्यादा है और जैसे जैसे उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई घटते जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है। तो अनैमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर। और जब हम उत्तरी भाग में देखते हैं तो यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है कलसुबई, और कलसुबई की ऊंचाई है 1646 मीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि दक्षिण से उत्तर की ओर यह कम होते चली जाती है। या इसी प्रकार यदि हम देखें तो कुदेरमुख यहाँ पर है, और कुदेरमुख की यदि ऊंचाई देखें तो यह 1892 मीटर है। तो इसका मतलब है कि ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर एक जैसा नहीं है बल्कि घटता जा रहा है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह भारत में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हाँ, यह स्टेटमेंट सही है। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट से मिलन स्थल है। यस, ये मिलन स्थल है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है, नहीं, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी नहीं है, बल्कि नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन है? तो उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा इसका नाम है। तो यहां से ये आधा स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन आधा स्टेटमेंट इसका गलत है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा गलत। तो अब यहां पर इसमें सही क्या हो गया? तो 1 और 3 इसका सही है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हाँ, ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है कि कौन सा सही है। तो 1 और 3 जो है वह सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी अरावली और विंध्य पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अरावली पर्वत सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, देखो यदि हम लोग बात करते हैं हिमालय के विषय में तो हिमालय के बारे में याद रखना है। हिमालय क्या है? तो हिमालय एक न्यू फोल्ड माउंटेन है ना? हिमालय क्या है? तो हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। तो अरावली जो है यह ओल्ड फोल्ड माउंटेन, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माउंट अबू, इसका नाम है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें। विंध्य पर्वतमाला एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है जो उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करती है। यस, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, अरावली से निकलने वाली नूली नदी कक्ष के रण में समुद्र से पहुंचने से पहले ही विलीन हो जाती है। या यस, स्टेटमेंट ये भी सही है। विंध्य और सतपुड़ा दोनों ब्लॉक पर्वत है, नहीं, सतपुड़ा तो ब्लॉक पर्वत है लेकिन विंध्य ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है यह सही माना जाएगा। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट जो है वह गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। पूर्वी हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, ठीक है, यानी कि जो हिमालय का पूर्वी भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है कि यह पहाड़ियां मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, देखो संपूर्ण उत्तरी जो पर्वतमाला है, याद रखिएगा कि संपूर्ण उत्तरी पर्वतमाला जो है इसे 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, ये पहला वाला भाग हो गया ट्रांस हिमालय। दूसरा इसमें कौन हो जाएगा? तो दूसरा इसमें हिमालय हो जाएगा, यानी हिमालयन माउंटेन सिस्टम हो जाएगा।
और तीसरा हो जाता है जिससे हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न हिल के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो उत्तर पर्वतमाला के ये सभी भाग आते हैं। तो ये पहाड़ी जो है वो उत्तर पूर्वी भाग में है, तो यह उत्तर पूरब में है। ये स्टेटमेंट सही है। दाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी एवं पटकई बूम, तो यह जितनी भी हैं ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में है। यस, ये स्टेटमेंट में सही है। पटकई बूम, नागा पहाड़ी और लुशय पहाड़ी प्रमुख पूर्वांचल पर्वतमालाएं मानी जाती हैं। यानी कि पूर्वांचल की ये पर्वतमालाएं तो नहीं है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या है, तो यह पहाड़ियां हैं। ठीक है, पर्वत और पहाड़ी में थोड़ा अंतर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही माना जा सकता है। तो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्व में है। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकई बूम जब अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पटकई बूम, नागा पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी जो है वो प्रमुख पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। गारू, खासी और जैंतिया पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है, जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सभी स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और यह कह रहा है दक्कन ट्रैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन ट्रैप, दक्षिण भारत में यदि हम लोग देखते हैं तो दक्षिण भारत में ये वाला जो भाग हम लोग देखते हैं, ये वाला भाग, तो इस भाग को हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था क्रेटेशियस काल में। और क्रेटेशियस काल में वॉल्केनो इरप्शन जो हुआ, उस वॉल्केनो इरप्शंस में जो बेसाल्ट निकला था, उसी बेसाल्ट के जमा होने के वजह से इसका निर्माण हुआ। तो पहला पॉइंट को देखिए, दक्कन ट्रैप क्रेटेशियस काल के दौरान ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित आग्नेय बसाल्ट चट्टान से बना। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र में पाई जाने वाली रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त नहीं है बल्कि उपयुक्त है। यह स्टेटमेंट गलत है। दक्कन ट्रैप का विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित है। देखो, गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कुछ भाग का विस्तार जो है वह कर्नाटका में भी है, कुछ भाग का विस्तार जो है वह राजस्थान में भी है, और थोड़े बहुत इसका विस्तार अगर हम लोग कहें तो मध्य प्रदेश में है। तो इस वजह से यह जो स्टेटमेंट है यह गलत है। इस क्षेत्र की मृदा में उच्च जल धारण की क्षमता होती है। काली कपासी मिट्टी, जिसको कि हम लोग रेगर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण जो है वो इन्हीं यानी कि बेसाल्टिक रॉक के टूटने से हुआ है। ठीक है, यानी कि इनके वेदरिंग प्रोसेस की वजह से जो इनके कण छोटे छोटे जो छोटे छोटे कण होते चले गए वो मृदा में परिवर्तित हो गए, और यह रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जल धारण करने की क्षमता बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, इसी वजह से कई बार इसे हम लोग स्टिकी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये स्टिकी भी होती है। और चूंकि और जब ये ड्राई होता है तो पूरी तरह से इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इस मिट्टी को कई बार स्वजोत, ठीक है, यानी इसे कई बार हम लोग स्वजोत मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये स्टेटमेंट इसका सही है। तो स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है, और स्टेटमेंट 4 जो है वो सही है। तो 1 और 4, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4 जो है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन को बताएं, यानी कि कौन सा इसमें गलत कथन है। ठीक है, पूर्वी घाट निरंतर नहीं है। ठीक है, तो पूर्वी घाट निरंतर नहीं है, ठीक है, कई जगह पर कटे छटे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। यह तापी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी, ठीक है, जैसे नदियों द्वारा कटा हुआ। तो देखो, तापी नदी पूर्वी घाट के पास नहीं आती है, तापी नदी पश्चिम की तरफ जाती है। तो ये स्टेटमेंट करा गलत, तो ये वाला है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो एक हमारा आंसर में आ जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा आंसर में आएगा। इसकी सबसे ऊंचा शिखर पूर्वी घाट के दक्षिण श्रेणी में स्थित है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक ना, ठीक है, पूर्वी घाट की अगर औसत ऊंचाई देखते हैं तो यह है 600 मीटर, और पश्चिमी घाट की यदि औसत ऊंचाई देखें तो यह है 1200 मीटर।
तो यहाँ पर लिखा रहा है कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है और यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका मतलब है 2 और 4, तो 2 और 4 लिख रहा है कि गलत, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। यह प्रश्न मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, कभी कभी प्रश्न में यह भी लिख देता है कि सही स्टेटमेंट को देखिए और कभी कभी लिख देते हैं गलत स्टेटमेंट, तो ध्यान रखना है कि उसको कि वह क्या पूछना चाह रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोस्टल प्लेन से रिलेटेड ये प्रश्न पूछ रहा है। पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न मैदान का उदाहरण माना जाता है। यस, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि भारत के दक्षिण भाग में जो तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन्स को अगर हम लोग देखते हैं तो यह सबमर्जिंग कोस्ट माना जाता है। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान उभरते हुए यानी कि उभरे हुए यानी इमर्जिंग कोस्ट माना जाता है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। पूर्वी तट में अधिक प्राकृतिक तट पतन है नहीं, चूंकि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इनके ढाल जो है वो खड़े हुए हैं और ये सबमर्जिंग है यानी पश्चिमी भाग। तो नतीजा क्या होता है कि पश्चिमी भाग के जो कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पर जल की गहराई अधिक है। तो जल की गहराई, क्योंकि ये कैसा है तो यहाँ पर देखिए सबमर्जिंग कोस्ट है, तो सबमर्जिंग कोस्ट होगा तो इसका मतलब है इस जगह पर यदि देखा जाए तो जहाजें यहाँ पर बड़े आराम से लग जाती हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक तटबंध जो है वो ज्यादा पश्चिमी घाट में मिलती है, पश्चिमी घाट में ज्यादा है, पूर्वी घाट में नहीं है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यह स्टेटमेंट गलत है। पूर्वी तटीय मैदान में मालाबार तट, ठीक है, उत्तरी सरकार और उत्कल तट शामिल है। ठीक है। देखो मालाबार जहां तुम देख रहे हो, मालाबार पश्चिमी तटीय मैदान में, उत्तरी सरकार और उत्कल तो ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, तो ये हो जाएगा गलत। इसका मतलब 1 और 2 इसमें सही है, यानी पूछ रहा है कि कौन इसमें सही है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें 1 और 2 ऑप्शंस में नहीं है, तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि केवल इसका जो सही हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो 1 और 2 इसमें सही है, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है। समझ में आ रही है बात ये कि क्वेश्चंस क्या इसमें पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रश्न कर रहा है, हिमालय के क्षेत्रीय विभाजनों में लंबाई के क्रम पर विचार कीजिए, सबसे अधिक से सबसे कम। संपूर्ण हिमालय के जो भाग हैं, अगर इसका हम लोग चर्चा करें तो संपूर्ण हिमालय को, यानी कि यदि हम लोग भारत के उत्तरी भाग की यदि चर्चा करें, ठीक है, यानी कि उत्तरी भाग की यदि हम लोग चर्चा करें तो उत्तरी भाग में यदि हम लोग हिमालय को देखते हैं तो हिमालय, ग्रेट हिमालय है ना, इसके बाद मिडिल हिमालय और इसके बाद आउटर हिमालय। क्लियर? तो अब यहाँ पर याद रखो, तो जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो सिंधु नदी, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं सतलज नदी, फिर यहाँ पर देखते हैं काली नदी, फिर यहाँ पर देखते हैं तीस्ता नदी और फिर हम यहाँ पर देखते हैं दिहांग। तो नदी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसको हम लोग कैसा वर्गीकरण कहते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण इसको कहा जाता है, यानी कि यह प्रादेशिक वर्गीकरण है। ठीक है, यानी पश्चिम से पूरब। तो अब यहां पर कह रहा है कि क्षेत्रीय विभाजन में लंबाई के क्रम के विचार के से अधिक से कम की ओर आप बताएं। तो अब अगर यहां पर देखा जाए तो सबसे यदि लंबा भाग है, कह रहा है कि यहां पर क्या है कि लंबाई के क्रम में विचार और सबसे अधिक से सबसे कम। अब यहां पर ध्यान देखो, कुमाऊं हिमालय की यदि लंबाई देखी जाए तो कुमाऊं हिमालय जो है यह है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की यदि बात की जाए तो नेपाल हिमालय लगभग 800 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय की यदि बात किया जाए तो पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है। और असम हिमालय की यदि बात किया जाए तो यह 720 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पर है कि सबसे अधिक से सबसे कम, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, तो नंबर 1 ये हो जाएगा।
नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 और नंबर 4। क्लियर। तो इसका मतलब है क्या रहा है कि लंबाई तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट सभी कि 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय, असम हिमालय इसके बाद, तो नेपाल हिमालय सबसे पहले, असम हिमालय उसके बाद, तब फिर पंजाब हिमालय और उसके बाद कुमाऊं हिमालय। तो यहाँ पर देखिए कि घटते क्रम में सही क्रम कौन सा, घटते क्रम यानी सबसे ज़्यादा से सबसे कम, तो 2। तो यहाँ पर अगर देखा तो 2 ये वाला तो नहीं है और ये वाला भी नहीं होगा, तो 2 है, बी है और डी है। तो बी में देखो 2 सही है, इसके बाद 2 के बाद असम हिमालय, तो ये भी सही है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 1, तो यह वाला ही क्रम सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है छोटा नागपुर के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है और ये खनिजों में समृद्ध है। यस, ठीक है, इसे भारत का रूढ़ भी कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठारी भाग को। दामोदर नदी इस पठार से होकर बहती है और एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, यानी दामोदर घाटी, जैसा मैंने अभी बताया कि एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। यह रांची के पठार, जिससे हम लोग रांची का पठार कहते हैं, और हजारीबाग के पठार के मध्य से ये बहती है, इसलिए भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ये मुख्य रूप से आर्कियन युग के ग्रेनाइट और नीच चट्टान से बना। यस, ऑब्वियस है कि यह ग्रेनाइट और नीच चट्टान से बना हुआ है। इसके उत्तरी भाग को रांची और दक्षिणी भाग को हजारीबाग का पठार कहते हैं। तो यह थोड़ा सा गलत हो गया है, उत्तरी भाग को हजारीबाग और दक्षिणी भाग को रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग हजारीबाग के पठारी भाग की यदि हम लोग बात करें तो हजारीबाग के पठारी भाग का जो उत्तरी भाग है, सॉरी, छोटा नागपुर के पठार का जो उत्तरी भाग है, इसे हम लोग हजारीबाग का पठार कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम लोग रांची का पठार कहते हैं। ये नॉर्थ हो जाता है और इसका यह साउथ होता है, तो इसमें लिखा उत्तरी भाग, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि इसमें से सही चुनना है, तो सही हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3 इसका सही होगा। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, उत्तरी मैदान, इस प्रश्न को देखिए, उत्तरी मैदान के भाबर और तराई क्षेत्र संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाबर का क्षेत्र शिवालिक के तलहटी के समानांतर स्थित है, जहां नदियों बड़े बड़े कंकड़ या पत्थर जमा करती हैं। ठीक है, यानी कि यदि हम लोग देखते हैं तो इस तरह के बड़े बोल्डर्स के डिपॉजिट यहाँ पर पाए जाते हैं और इस प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रदेश को हम लोग कहते हैं भाबर। ठीक है, इसे हम लोग भाबर कहते हैं और भाबर का के बाद के जो रीजन्स हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रदेश को हम लोग बोलते हैं तराई। तो समानांतर है जहां नदियां बड़े बड़े कंकड़ ला करके जमा करते हैं, यानी कि इस तरह के बोल्डर डिपॉजिट्स यहाँ पर मिलते हैं, तो ये सही है। दूसरा, तराई क्षेत्र भाबर के उत्तर में स्थित है और यह एक नम दलदली पट्टी है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र जो है ये भाबर के उत्तर में, यानी कि इधर से अगर हम लोग जाते हैं तो ये भाबर के उत्तर में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तीसरा, भाबर में बड़े कंकड़ के जमाव के कारण छोटी नदियां भूमिगत हो जाती हैं, यानी कि जो छोटी छोटी नदियां आती हैं वो इन पत्थरों के मध्य से होकर के गुजरती हैं, इसलिए कई बार यह नजर नहीं आती हैं। यह स्टेटमेंट भी सही है। तराई क्षेत्र में वन्य जीव बहुतायात और सघन पाए जाते हैं, जिन्हें अब कृषि भूमि में बदला जा रहा है, यानी कि वन्य जीव वगैरह भी यहाँ पर खूब मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार में जो वाल्मीकि नगर वगैरह का जो क्षेत्र है, जिसे सोमेश्वर की श्रेणी के नाम से हम जानते हैं, तो सोमेश्वर की श्रेणी क्या है, तो यह शिवालिक के क्षेत्र का ही भाग माना जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ भाग में हम लोग कृषि भी करते हैं और कुछ भाग को वन्य जीव संरक्षण के लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो यह स्टेटमेंट सभी जो है वह सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर में बहने वाली नदियां नर्मदा और तापी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिम की ओर, यानी कि प्रायद्वीप में पश्चिम का मतलब ये हुआ कि यह ईस्ट से निकल रही है और वेस्ट की तरफ में यह बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम से भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में ये पूछ रहा है। यह नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। जैसे मान लीजिए अगर देखते हैं कि नर्मदा के बारे में, तो नॉर्थ में यहाँ पर विंध्य मिलता है और साउथ में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सतपुड़ा मिलता है और
ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक। ठीक है, इसी अमरकंटक के पहाड़ी भाग से बिहार में यानी गंगा में आकर के मिलने वाली एक प्रमुख नदी सोन भी मिलती है। ठीक है, तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और विंध्य और सतपुड़ा के क्षेत्र से ये गुजरती है, तो ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक, अगर इसी प्रकार देखें तो एक और नदी है जिसे हम लोग तापी के नाम से जानते हैं, और तापी नदी जो है ये सतपुड़ा और इसके दक्षिण में एक श्रेणी है जिसको हम लोग अजंता कहते हैं, तो ये भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो मूल रूप से अगर देखें ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, या तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो गया। दूसरा कह रहा है ये अपने मुहाने पर बड़े डेल्टा, नहीं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ये नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं? तो यह नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्लियर? तो यह स्टेटमेंट जो है यह गलत है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये सही है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, तो तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। सही जवाब हो जाएगा 1, 3 और 4, और ये वाला हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मालवा पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। यह डेक्कन ट्रैप लावा से बना हुआ है और इस पर काली मिट्टी का प्रभुत्व, यानी कि यह प्रदेश जो है यह काली मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक है, यानी काली मिट्टी का यह प्रदेश माना जाता है। चंबल और बेतवा जैसी प्रमुख नदियां यहां से निकल करके पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो चंबल के बीहड़ के यहाँ पर निर्माण हुआ, इसलिए भी सही है। ये पहाड़ पठार बीहड़ बनाने के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से चंबल नदी के साथ में। तो ये सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की भौतिक संरचना और उच्चावच को प्रभावित करते हैं? यानी कि जो हम लोग भू आकृतिक क्षेत्र देखते हैं, प्रश्न ये कह रहा है कि कौन से कारक जो हैं वो भौतिक संरचना और उच्चावच को प्रभावित करते हैं। तो स्वाभाविक है कि पहला इसका प्लेट टेक्टोनिक, यस सही है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। अपक्षरण और निक्षेपन, ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो उत्तरी भारत के भाग में जो महान मैदान का निर्माण हुआ है, ये हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा अपर्दन किया गया और ला करके जो डिपॉजिट्स यहाँ पर किए गए, यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो जो गंगा का मैदानी भाग है, यदि इस भाग को देखा जाए तो हिमालय से आने वाली नदियाँ और दक्षिण भारत से आने वाली नदियां ने इस भाग को भरा, और इनके भरने के वजह से ही गंगा और जिसे हम लोग सिंधु गंगा का मैदान के नाम से जानते हैं, तो उसका निर्माण इसी का इससे हुआ है। तो इसका मतलब है ये यहाँ से क्या कर रहा है? अपर्दन किया और यहाँ पर निक्षेपन किया, इधर अपर्दन किया और इधर निक्षेपन किया। तो अपक्षरण और निक्षेपन का ही परिणाम माना जाता है, ये सही है। बाह्य जनित बल एक्सोजेनिक, जैसे नदी, पवन और हिमनद, ठीक है, यानी कि स्वाभाविक है कि एक्सोजेनिक फोर्स के ही वजह से ये सभी कार्य हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर हम लोग जैसे सपोज करो कि यदि हम लोग देखते हैं तो हमारा जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं अरावली रीजन्स जो है, उस भाग में क्या है, तो वहाँ पर यदि देखा जाए तो वहाँ पर पवन, यानी कि जो राजस्थान रीजन से यहाँ पर पवन जो है वह क्या करती है, वह एक ज़बरदस्त, यानी कि यह वहाँ पर अपर्दन करती है। निक्षेपण, यानी कि जैसे अगर हम लोग को याद है तो आपको याद होगा मशरूम रॉक्स वगैरह जो पाया जाता है, यह यहाँ पर बाह्य जनित बल यानी पवन के द्वारा यह कार्य करता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सैंड ड्यून्स को देखते हैं, तो सैंड ड्यून्स का जो निर्माण होता है यह पवन के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका मतलब पवन भी काम करती है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो नदी के द्वारा वी आकार की घाटी बनाई जाती है, या फिर अगर हम लोग देखते हैं तो नदी के द्वारा ही डिपॉजिट किया जाता है मटेरियल्स को, और इसके द्वारा हम लोग जैसे देखते हैं कि मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है। दोआब क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं, तो नदी भी यहाँ पर कार्य करती है और नदियों के द्वारा भी घाटियों का निर्माण किया जाता है, छिपरिका का निर्माण किया जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो नदी भी एक बड़ा रोल अदा करती है इस पूरे भागों में। हिमनद भी कह सकते हो कि पर्वतीय भाग में जैसे हम लोग देखते हैं यू आकार की घाटी बनाता है, या फिर अगर हम लोग देखते हैं तो सर्क का निर्माण करता, अलग अलग प्रकार के भूआकृतिक प्रदेश का निर्माण करता है जो पर्वतों पर देखने में मिलता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी एजेंट ऑफ इरोजन्स हैं, ठीक है, ये सभी के सभी एक ही जगह पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर एक जो कह सकते हो कि एजेंट ऑफ इरोजन्स हैं, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एजेंट ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशंस एंड परिवहन, जिसे ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कहते हैं। तो बहिर्जात बल मूल रूप से क्या क्या करता है? तो बहिर्जात बल जो है वो एक कार्य करता है अपर्दन, दूसरा कार्य करता है परिवहन, और तीसरा जो कार्य करता है वो है निक्षेपण। तो नदी, पवन और हिमनद ये सभी यह कार्य को करते हैं। तो इनके द्वारा जो है ये भौतिक संरचना और उच्चावच प्रभावित होते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये स्टेटमेंट भी सही है। ज्वालामुखी गतिविधियां और भ्रंश निर्माण, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा कि यदि हम लोग देखते हैं डेक्कन जो आप पठारी क्षेत्र को अगर हम लोग देखते हैं तो दक्कन का जो पठारी भाग है उनका निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है, और स्वाभाविक है कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से भ्रंश का भी निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भारत में कौन सा कारक जो है वो भौतिक संरचना उच्चवच को प्रभावित करते हैं? तो ये सभी कारक हैं जो भारतीय भाग के जो उच्चावचीय भाग है उसको यह प्रभावित करते हैं। तो मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट इसके सही है। अब आगे बढ़ते हैं। कयाल के संबंध में, आइए इस प्रश्न को देखें। कयाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कयाल, कयाल बेसिकली क्या है? ये एक प्रकार का लैगून्स है। कहाँ पर? तो मालाबार के तटीय भाग में ऐसे लैगून्स मिलते हैं जिसको स्थानीय कह सकते हो कि नाम में हम लोग कयाल कहते हैं। ये केरल के पश्चिमी तटीय मैदान में पाए जाने वाले लैगून झील है। यस, सही है। इनका उपयोग मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए किया जाता है। ये भी सही है। नौका दौड़ वगैरह जो आयोजित की जाती है केरल या मालाबार के तटीय भाग में, तो वह इन्हीं जगहों पर किया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा क्याल जो है वह कौन सा है? तो वह वेम्बनाद है। ठीक है। वैसे यहाँ पर यदि याद रखा जाए तो यहाँ पर वेम्बनाद है, इसके अलावा जिससे हम लोग बोलते हैं अस्थामुंदी, तो यह दोनों है। तो उसमें सबसे बड़ा जो है वह वेम्बनाद है। कयाल पूर्वी तटीय मैदान में भी पाए जाते हैं, विशेष रूप से तमिलनाडु के तट पर। ठीक है। तो देखो, ऐसे भाग जो हैं यानी कि लैगून्स तो होते हैं सभी जगह पर, लेकिन इन्हें कयाल के नाम से नहीं जाना जाता। ये स्टेटमेंट है गलत। तो इसका मतलब हो जाएगा 1, 2 और 3 है सही और बाकी है यानी चौथे गलत हो जाते हैं। तो 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और कह रहा है पूर्वी घाट के प्रमुख शिखर और पर्वतमालाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण क्रम में। महेंद्रगिरी, उड़ीसा। ठीक है, तो ये सही है। नल्लामाला पहाड़ी, आंध्र प्रदेश। पालकोंडा, आंध्र प्रदेश। जवादी, उड़ीसा। तो यहाँ पर सजाना कैसे है? तो उत्तर से दक्षिण में है। तो चलिए, सबसे पहले तो महेंद्रगिरी सही है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो नल्लामाला पहाड़ी, आंध्र प्रदेश, तो ये भी सही है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं पालकोंडा, आंध्र प्रदेश, तो ये भी सही है। और यहाँ पर लिख रहा है कि जवादी पहाड़ी, तो जवादी पहाड़ी उड़ीसा में नहीं है, बल्कि जवादी पहाड़ी कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में। तो उपयुक्त पर्वतमाला में कौन सही क्रम का कौन सा है? तो सही क्रम इसमें जो है यह हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4, ये इसका क्रम जो है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिमालय की लघु हिमालय और शिवालिक बाहरी शिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में हम लोग धौलागिरी के नाम से जानते हैं। नहीं, इसे यहाँ जाना जाता है धौलाधर रेंज के नाम से। धौलागिरी जो है यह नेपाल में है।
ठीक है, और नेपाल में यह महान हिमालय की एक ऊंची चोटी है। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि हिमालय के लघु हिमालय और शिवालिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। तो शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई जो है यह 600 से 1500 मीटर है, तो 1200 नहीं है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत ही हो गया। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटी को पूर्व में दून कहते हैं और को पूर्व में द्वार कहते हैं और पश्चिम में इसे दून कहा जाता है। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है। शिमला और मसूरी जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन लघु हिमालय में ही स्थित। यस, ये भी सही है, यानी कि जितने भी हिल स्टेशन को देखें ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। तो 3 और 4 सही है, यानी कि यहाँ सही कौन सा है, तो 3 और 4 इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में उच्चावच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब का मैदान दोआब की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यस, ये सही है। गंगा का मैदान मुख्य रूप से ऊपरी, मध्य और निचले गंगा के मैदान में वर्गीकृत किया जाता है। यस, सही है। रोहिलखंड मैदान पश्चिमी गंगा मैदान का हिस्सा है। यस, यह भी सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान एक संकरी पट्टी है जिसमें माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप स्थित है। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सभी स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक है। हाँ, पूर्वी तटीय मैदान अगर हम लोग देखते हैं, यानी यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है और पूर्वी तटीय मैदान थोड़ी सी चौड़ी है। तो पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक है। यह स्टेटमेंट सही है। पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या पश्चिमी की तुलना में अधिक है। नहीं, पश्चिमी तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा है, पूर्वी तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या जो है वह कम है। ठीक है, तो पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह की संख्या पश्चिमी तट की तुलना में अधिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान प्रायद्वीपीय नदी के डेल्टा से रहित है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं बनती है, बल्कि यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कोरोमंडल तट शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि जो तमिलनाडु का जो तटीय भाग है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, यानी आंध्र प्रदेश के दक्षिण और तमिलनाडु का संपूर्ण भाग जिसे कोरोमंडल कहते हैं, तो इस जगह पर लौटते मानसून के द्वारा वर्षा होती है, तो ये सही है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती, तो दूसरा गलत है और बाकी सब सही है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की 3 प्रमुख पर्वतमालाओं उत्तर के दक्षिण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की 3 प्रमुख पर्वतमालाओं उत्तर से दक्षिण इसे सजाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि विंध्य, अजंता, सतपुड़ा और जवादी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विंध्य तो ठीक है, नंबर 1 में हो जाएगा। विंध्य के दक्षिण में सतपुड़ा है और इसके बाद यानी सबसे पहले हमें विंध्य मिल जाता है, इसके बाद हमें मिल जाता है सतपुड़ा। क्लियर। और सतपुड़ा के अगर हम लोग यानी कि अगर हम लोग इस भाग को अगर ऐसे हम लोग देखते हैं तो ये वाला भाग जो है ये विंध्य हो जाता है। इसके बाद हमें मिल जाता है सतपुड़ा और सतपुड़ा के दक्षिण में है जिससे हम लोग बोलते हैं अजंता। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है जवादी, तमिलनाडु में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि विंध्य नंबर 1, ठीक है, तो 2 वाला तो गलत हो जाएगा। अब 2 और 4, सबसे पहला विंध्य तो सही उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 3, 2 नहीं होगा, ये भी गलत है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4। यस, ये स्टेटमेंट हो जाता है सही। इस प्रकार आप लोग आज अच्छे खासे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और प्रश्न भी हम आपको देंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। हमारा प्रयास ये होगा कि और अधिक से अधिक शानदार प्रश्नों का, अभी तो ज्योग्राफी का प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत जल्द पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रश्न को भी हम शानदार सेट लेकर के आपके साथ में प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।